मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, वो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल विस्कोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की थी, जिसके अंदर हमने आइडियल विस्कोसिटी के अंदर हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारी हाइड्रोलिक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो लुब्रिकेशन कैपेबिलिटी। हाइड्रोलिक फ्लूइड मस्ट हैव अ गुड लुब्रिसिटी टू प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन द क्लोजली फिटेड वर्क पार्ट सच एज वेंट्स ऑफ पंप, वाल्व स्पूल्स, पिस्टन रिंग एंड बेरिंग। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोजली फिट हुए हैं, है ना। कुछ कंपोनेंट के आपको यहाँ पे नाम भी दिए गए, जैसे कि पंप का वेंट्स, वाल्व स्पूल्स, पिस्टन रिंग एंड बेरिंग, जहाँ पे बहुत ही कम टॉलरेंस के साथ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सरफेस में कांटेक्ट होके रेसिप्रोकेट करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको फ्रिक्शन कम करने के लिए, वियर कम करने के लिए, कंपोनेंट के बीच में जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन लगता है, जो वियर लगता है, उसको कम करने के लिए हमको ऐसा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करना पड़ेगा जो गुड लुब्रिकेशन एक्शन वहाँ पे प्रोवाइड कर सके। यानी ऐसा हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड जो एनर्जी और पावर तो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ जहाँ कंपोनेंट को लुब्रिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे वो लुब्रिकेशन एक्शन भी प्रोवाइड करे। Wear is the removal of the surface material due to frictional force between two metal to metal contact of the surface। wear का क्या है, तो कि भाई wear यानी कि फ्रिक्शन की वजह से कंपोनेंट छिल जाना, मटेरियल वहाँ से निकल जाना। तो जहाँ पे अगर आप ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे आपका कंपोनेंट का वियरिंग यानी घर्षण है ना, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कंपोनेंट की सरफेस से मेटल रिमूव हो जाएगी घिसने की वजह से। दिस इज़ कॉल्ड वियरिंग, ओके। तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करोगे, तो कि बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कम करके। दिस कैन रिजल्ट इन चेंज इन डायमेंशनल टॉलरेंसेस विच कैन लीड टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फेलियर ऑफ द कंपोनेंट। अगर आपने ये फ्रिक्शन को कम नहीं किया और फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह से कंपोनेंट का वियरिंग हो रहा है, और कंपोनेंट का वियरिंग हो जाने की वजह से, कंपोनेंट घिस जाने की वजह से आपके कंपोनेंट के बीच में जो डायमेंशनल टॉलरेंसेस कंपनी वालों ने, है ना, सिस्टम ने जो प्रोवाइड किया है स्टैंडर्डाइज टॉलरेंस, वो चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से इन फ्यूचर में आपका कंपोनेंट जो है उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और कंपोनेंट फेल होने के और टूट जाने के चांसेस भी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसकी वजह से? सिंपल, आपने वहाँ पे कंपोनेंट के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को कंट्रोल नहीं किया, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे। और फ्रिक्शन कंट्रोल हो सकता था कैसे? जस्ट इम्प्रूविंग दी लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक या फिर लुब्रिकेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ दी हाइड्रोलिक फ्लूइड, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और बड़ा नुकसान हो गया। हाइड्रोलिक ऑयल शुड हैव अ गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज़ दी फिल्म, सो फॉर्मेट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इज़ नॉट वाइप्ड आउट बाय मूविंग पार्ट। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के या अंदर या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड और या फिर हाइड्रोलिक ऑयल जो हमने लिया है, उसके अंदर अगर आप गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सिंपल दोनों कंपोनेंट के बीच में एक पतला सा हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका लेयर, यानी कि एक छोटा सा पतला सा एक फिल्म क्रिएट हो जाता है, एक लेयर क्रिएट हो जाता है जो दोनों कंपोनेंट के आपसी कांटेक्ट को आइसोलेट कर देता है, ठीक है। और दोनों कंपोनेंट हमारे बीच में हाइड्रोलिक फिल्म आने की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आएंगे और उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए ये जो बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल
या फिर उसका जो फ्लूइड का जो फिल्म क्रिएट हुआ है ना, वो ज़्यादा देर तक टके रहना चाहिए। क्लियर। और कब तक वो, और वो ज़्यादा समय तक कब तक टिके रहेगा, जब आपने हाइड्रोलिक फ्लूइड अच्छी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी वाला सिलेक्ट किया होगा तब। क्लियर। तो सिंपल फंडामेंटल रूल्स है, अच्छी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो अच्छा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करो, और ऐसा फ्लूइड सिलेक्ट करो जिसकी लुब्रिकेटिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो। क्लियर। तो एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। आगे है डी म्यूल्युसिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड टू सेपरेट रैपिडली फ्रॉम मॉइस्चर एंड सक्सेसफुली रेजिस्ट इम्यूल्सिफिकेशन is known as a demusibility. The ability of the hydraulic fluid to separate rapidly from the moisture, है ना। जब हम लोग वाटर बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पानी के साथ हाइड्रोलिक फ्लूइड के ड्रॉप्स को मिक्स करके वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डिम्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अपना जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रैपिडली, एकदम तुरंत, फटाक से उसके अंदर के लिक्विड के साथ, हाइड्रोलिक फ्लूइड के साथ जो भी मॉइस्चर है या फिर जो भी वाटर का कंटेंट है उसको सक्सेसफुली क्या करेगा, अलग कर देगा। ओके, फटाक से वो अलग हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इम्यूल्सिफिकेशन। समझ रहे हो। प्रॉपर्टी है हमारा डीम्यूल्सिबिलिटी, और ये जो इम्यूल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, तो कि जब भी हाइड्रोलिक फ्लूइड से मॉइस्चर रैपिडली या फिर फटाक से सेपरेट हो जाता है ना, तो उसको बोला जाता है डिम्यूल्सिबिलिटी। और अगर आप उसका क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस कर रहे हो। देखिए वापस एक बार समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइड्रोलिक फ्लूइड जब उसके अंदर जब मॉइस्चर आता है तो रैपिडली मॉइस्चर से या पानी से अलग हो जाता है ना, या फिर अलग होने का जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। यानी जब आप लोग वाटर बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करोगे तो उसके अंदर तो आपको पानी के साथ हाइड्रोलिक फ्लूइड यानी ऑयल मिक्स करके यूज़ करना है। पर सोचिए उस टाइम पे पानी और ऑयल अलग हो जाएंगे तो आपका जो भी फंक्शन है हाइड्रोलिक फ्लूइड का वो वहाँ पे फुलफिल होगा नहीं। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसका रेजिस्टेंस करेगी, ये जो मॉइस्चर और ऑयल सेपरेट होने की जो प्रॉपर्टी है उसको वो रेजिस्ट करेंगी, तो उसको बोला जाएगा इम्यूल्सिफिकेशन। क्या बोला जाएगा, इम्यूल्सिफिकेशन। और उसको बोला जाता है डिम्यूसिबिलिटी, यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी जो मॉइस्चर और हाइड्रोलिक फ्लूइड को अलग करने की जो प्रोसेस है उसका रेजिस्टेंस करेंगी, उसको रेजिस्ट करेंगी। मतलब अब हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड और मॉइस्चर या फिर पानी अलग हो गए नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिम्यूसिबिलिटी। क्या बोला जाता है, डिम्यूसिबिलिटी। इफ एन ऑयल emulsify with water, the emulsions promote the destruction of lubricating and salient properties. अगर ऑयल हमारा इम्यूल्सिफायर है विद दी वाटर, यानी पानी और वाटर, ऑयल, इफ़ एन ऑयल इम्यूल्सिफाइज विथ वाटर, अगर हमारा ऑयल पानी से अलग हो जा रहा है तो वो जो इमल्शंस प्रॉपर्टी है, यानी जो वाटर बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड हम यूज़ करने वाला है उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और पानी के साथ हाइड्रोलिक फ्लूइड जो लुब्रिकेटिंग और दूसरे जो सेलियंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने वाला था वो अभी वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी अलग हो जाएगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड अलग हो जाएगा। पानी गर्म होने की वजह से वेपराइज हो जाएगा और हाइड्रोलिक फ्लूइड अपनी जो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है और दूसरी जो प्रॉपर्टियाँ है वो भी प्रोवाइड कर पाएगा नहीं। हाईली रिफाइंड ऑयल आर बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस बाय नेचर। ठीक है। आप जो हाइड्रोलिक फ्लूइड बनाने वाले हो या फिर यूज़ करने वाले हो, ठीक है, वो हाईली रिफाइंड ऑयल्स होगा, वो मिक्स होगा पानी के साथ
और ऑयल जो होगा वो हाईली रिफाइंड होगा, तो वो बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस होगा, है ना, बाय नेचर ही वो वाटर रेजिस्टेंस होगा। और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिस्टम में पानी और लिक्विड अलग हो जाएगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड, और दोनों अपना फंक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे नहीं। क्लियर। और जो मास वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेंसिटी है, वो भी तो कम हो जाएगा ना। आगे देखते हैं गुड केमिकल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। आप जो हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करने वाले हो, जिसके अंदर मिनरल ऑयल होगा, सिंथेटिक ऑयल होगा, चाहे जो कुछ भी यूज़ करो, ठीक है, वो एक तो गुड केमिकल और एनवायरमेंटल स्टेबल होना चाहिए। मतलब वो जब सिस्टम के अंदर हो, जब वो गर्म हो, ठंडा हो, उसके अंदर अशुद्धियाँ भरे, इम्प्योरिटी आ जाए, तब भी वो केमिकली स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ऑयल डाला था, अंदर जाके केमिकल प्रोसेस होने की वजह से वो एसिड बन गया, बेस बन गया, या फिर किसी और सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ एनवायरमेंटल स्टेबल, ठीक है, सिस्टम आपकी हॉट कंडीशन में काम कर रही है, हजार्डियस कंडीशन में काम कर रही है, ठीक है, ठंडा एटमॉस्फेयर है, गर्म एटमॉस्फेयर है, बारिश का सीज़न है, तो ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन में भी आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल इन टर्म्स ऑफ उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टियाँ है, उसका अपना खुद का जो स्ट्रक्चर है, वो वहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर आसपास के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन करने लगा, ऑक्सीडेशन से कोरोजन लगने लगा, कोरोजन की वजह से कंपोनेंट का जो मटेरियल है वो रस्टिंग होके पपड़ियाँ निकलने लगी, ठीक है, लुब्रिकेशन एक्शन है वो कम हो गया, विस्कोसिटी चेंज हो गया, विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो गया, ठीक है, केमिकली उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो चेंज हो गया, तो ये सब होना चाहिए नहीं। ओके, तो इसको बोला जाता है केमिकल स्टेबल या फिर गुड एनवायरमेंटल एंड केमिकल स्टेबल। और इन शॉर्ट आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फॉर अ गुड हाइड्रोलिक फ्लूइड अ गुड केमिकल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी इज डिजायरेबल। अगर आप अच्छा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर गुड केमिकल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी होनी ही चाहिए। मोस्ट ऑफ फ्लूइड्स आर वल्नरेबल टू ऑक्सीडेशन एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन इन एयर। बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं जो तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका तुरंत, जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं, खुली हवा या फिर पानी वाले मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स विच इजीली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। हम जो मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, जो तुरंत ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना देगा या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 बना देगा। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आर हाईली soluble in oil and being acidic in nature and they can easily corrode metallic part। जैसे ऑक्सीडेशन होगा आपका लिक्विड एसिडिक नेचर में आ जाएगा और एसिडिक नेचर में आते ही वो तुरंत मेटल कंपोनेंट को कोरोजन लगाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही कोरोजन लगना शुरू हो जाएगा, कंपोनेंट के अंदर रस्टिंग क्रिएट होगा, रस्टिंग की वजह से पपड़ियाँ निकलने लगेगी, पपड़ियाँ निकलेगी तो जो डायमेंशनल टॉलरेंसेस है वो चेंज हो जाएगा, कंपोनेंट आपका जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था उसकी जगह भी वो इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से विद इन अ शॉर्ट टाइम आपका कंपोनेंट फेल हो जाएगा। मतलब उसका जो फंक्शन है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है वो फंक्शन अभी वो प्रोवाइड कर पाएगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप वाटर बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा विद द क्लियरेंस ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर जो क्लियरेंस होगा
वहाँ से इवापोरेट हो जाएगा। तो सिस्टम के अंदर आपने जो वॉल्यूम फिक्स किया था हाइड्रोलिक फ्लूइड का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, साथ में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑयल का विस्कोसिटी कम हो जाएगा, तो उसका जो गाढ़ापन है, स्निग्धता है, वो भी कम हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्लियरेंस के बीच में से हाइड्रोलिक फ्लूइड के लीकेज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये होता है केमिकली या फिर एनवायरमेंटली अगर हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड स्टेबल नहीं होगा तो इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा फ्लूइड सिलेक्ट करो जो गुड केमिकल और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी रखता हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। ढेर सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। हर रोज़ तीन चार प्रॉपर्टियों को डिटेल में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तब तक आप इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो भी ढेर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।